देख रहे हैं कहानी कुर्सी की में अब बात करेंगे लोक लुभावन वादों की। जी हां, चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल अपने अपने संकल्प पत्र यानी कि घोषणा पत्र जारी करते हैं और चुनावी वादे जो हैं वो किए जाते हैं। बड़ी बड़ी घोषणाएं इन संकल्प पत्रों में की जाती हैं। एक तरफ महायुति अपना साझा संकल्प पत्र जारी कर चुकी है, लेकिन उससे ठीक बाद अजीत पवार ने अपना निजी पार्टी का संकल्प पत्र अलग से जारी किया था और अब बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें बड़े बड़े लोक लुभावन वादे जो हैं वो किए गए हैं। देखिए, लाडली बहना योजना 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपए देने का वादा किया गया है। किसान सम्मान योजना में 12000 से बढ़ाकर 15000 रुपए देने का वादा है। वृद्धावस्था पेंशन में 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपए देने का वादा कर रहे हैं। ट्यूशन फीस हर महीने 10,000, इसके अलावा आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स के लिए 15,000 रुपए महीने का वादा किया गया है। एमएसपी का वादा है 20% सब्सिडी मिलेगी। महिला सुरक्षा के लिए 25,000 महिला पुलिस की भर्ती भी की जाएंगी। तो ये वादे बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किए हैं। और अगर आप कंपैरिजन कांग्रेस से करेंगे तो कांग्रेस ने भी बड़े बड़े वादे किए हैं। कांग्रेस की अगर आप बात करें तो बेरोजगार युवाओं को 4,000 का स्टाइपेंड देने का वादा कांग्रेस ने किया है। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली कांग्रेस देगी। 2.5 लाख खाली पदों को भरने का वादा कांग्रेस की तरफ से किया गया है। 500 रुपए में सालाना 6 गैस सिलेंडर देने का वादा भी कांग्रेस ने किया है। कुल मिलाकर एक से बढ़कर एक अपने आप को जनता का हितैषी बताने की कोशिश इन घोषणा पत्रों में तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से की जाती है और इसीलिए फ्रीबीज यानी कि जो फ्री बांटने की पॉलिटिक्स है वो जरूर देखने को मिलती है। हालांकि चाहे बीजेपी हो, बीजेपी के बड़े नेता हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सब कोई फ्रीबीज पॉलिटिक्स के खिलाफ बयान देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे तो सेल्फ असेसमेंट के बाद तक ही कह चुके हैं कि हमें उतनी ही बातें करनी चाहिए जितना हम पूरा कर सकें, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं ये नेता जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं। अब इस कार्यक्रम में जो आप तस्वीर देख रहे हैं जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, उनके साथ देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। जब इस घोषणा पत्र को जारी किया गृह मंत्री अमित शाह ने तो एग्रेसिवली विपक्ष पर हमला भी बोला। जहां उद्धव ठाकरे से पूछा कि आप कहां जाकर बैठ गए, आपको बताना होगा। 370 के खिलाफ खड़े रहने वालों के साथ आप हैं। राम मंदिर बनने के खिलाफ खड़े रहने वालों के साथ आप जाकर बैठ गए हैं। आपको अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी पर भी अमित शाह की तरफ से अटैक बोला गया और ये कहा गया कि जिस संविधान की प्रति को लेकर राहुल जी संसद में संसद सदस्य की शपथ लिए, जिस संविधान को लहराकर बाबा साहेब अंबेडकर के संकल्पों की याद दिलाई, उसी संविधान को नहीं मानते हैं राहुल गांधी। यह अटैक गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया। आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। कि जिस संविधान की प्रति को लेकर राहुल जी संसद में संसद सदस्य की शपथ लिए, जिस संविधान को लहराकर बाबा साहब आंबेडकर के संकल्पों की याद दिलाई, जब किसी प्रेस के मित्र ने वो संविधान की प्रति को खोल कर देखा तो पूरा कोरा था, एक अक्षर भी नहीं लिखा। इससे बड़ा अपमान भारत के संविधान का भारत की 76 साल की आजादी में कभी नहीं हुआ। न केवल ये भारत के संविधान की अपमान है, भारत की संविधान सभा और बाबा साहेब आंबेडकर का भी अपमान करने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया। तो एक तरफ संविधान का अपमान करने का आरोप राहुल गांधी पर अमित शाह ने लगाया तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अटैक किया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं। मनुस्मृति को स्वीकार करके आपने पहले ही बांट दिया। ये देश को बांटना चाहते हैं। इन्होंने कोशिश की देश को बांटने की और देश नहीं बंटना चाहिए, इसलिए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने बलिदान दिया है। सुनिए जरा। एक तरफ मनुवादी लोग हैं और बटेंगे तो क्या है, कटेंगे। अरे पहले तो आप मनुस्मृति स्वीकार करके पहले ही समाज को बांट दिया है, पहले ही बांट दिया। अब फिर और बांटना चाहते हो। कौन कहता है काटना? किसकी बात कर रहे, किसको काटेंगे आप? 140 करोड़ जनता को काटेंगे। योगी जी का अलग है, मोदी जी का अलग है स्लोगन। एक है तो सेफ है, सेफ, ये सेफ नहीं बोले, वो हिमाचल की सेफ है बोले। तो इनका स्लोगन चलेगा, अब क्या उनका चलेगा मुझे मालूम नहीं है।
अब देखिए, स्लोगन की बात तो कर रहे हैं, स्लोगन पर हालांकि पूरा चुनाव भी लड़ा जा रहा है, लेकिन पहले बात आइए घोषणा पत्र की कर लेते हैं, फिर किसने क्या कहा इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। फ्रीबीज वाली पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए विजय जी। हमने अमूमन हर नेता की जबान से ये बयान सुना है, हालांकि केजरीवाल इसमें अपवाद है, उनको अगर हम हटा दें तो कांग्रेस के नेता हो चाहे बीजेपी के नेता हो, गाहे बगाहे इस तरफ इशारा तो करते हैं, लेकिन जब चुनाव नजदीक आते हैं तो वोटों का लालच ऐसा है कि बड़ी बड़ी घोषणाएं करने से पीछे नहीं हटते हैं। अब देखिए ना, बीजेपी की घोषणा पढ़िए तो मुफ्त में पैसे बांटे जा रहे हैं, तमाम योजनाएं शुरू की जा रही हैं, पैसों में इजाफा किया जा रहा है। इसमें राइडर है ना, आपने कहा कि ये फ्रीबीज नहीं होनी चाहिए, ये राइडर इसमें ये कि जब चुनाव नहीं हो तब ये बात करनी चाहिए। इसका राइडर आप देखा कीजिए ना, थोड़ा सा राइडर उसमें लगा हुआ है कि चुनाव नहीं हो तब ये सारी बातें की जानी चाहिए, लेकिन जब चुनाव हो तो अब देखिए असली बात ये ना कि हम सब यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो एक थ्योरेटिकल है, एक सही बात भी हो सकती है, लेकिन जो चुनाव लड़ रहे हैं, मान लीजिए मैं समझता हूँ कि गृह मंत्री जी या देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र की शक्ल सुधारना चाहते हैं, सूरत सुधारना चाहते हैं, इसमें मुझे कोई शक नहीं करना चाहिए, या उद्धव ठाकरे जी चाहते हैं, तो उसकी पहली शर्त है कि वो वहां पर पहुंचे, चुनाव जीते। तो चुनाव जीतने के लिए जो जतन है वो करने चाहिए। थोड़ा सा महाभारत को पढ़िए, धर्म युद्ध में जीत जो है ना, जीत से ही तो आप किसी मकसद तक, किसी मंजिल तक पहुंचेंगे ना। महाराष्ट्र की सूरत सुधारनी हो, झारखंड की सूरत सुधारनी हो, देश की सूरत सुधारनी हो, तो पहले आप वहां पहुंचे ना। यदि वो पहली लड़ाई हार जाएंगे तो इसलिए ये छोटी छोटी बातें, बड़ी मंजिल हासिल करने के लिए फ्री बीज बांटना, एकजुट होना, आरक्षण, मुस्लिम एकता, हिंदू एकता, ये सब चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि हमें वहाँ पहुँचना है पहले, ताकि हम जो बड़ा काम है वो कर सके। ये तो अब इतने वो हो गई है कि इस पर कोई बहस ही नहीं हो सकती। मैं बार बार कहता हूँ कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर क्यों पॉलिटिकल पार्टीज बात नहीं करती और क्यों इलेक्शन कमीशन नहीं करता। क्या इलेक्शन कमीशन की चर्चा नहीं करनी चाहिए? क्योंकि इलेक्शन कमीशन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता डेट्स अनाउंस करने के अलावा, मेरे ख्याल से आजकल। तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन की मैं चर्चा नहीं करना चाहता। उन्होंने कर दिया काम अपना, इलेक्शन की डेट्स अनाउंस कर दी और अब 23 नवंबर को नतीजे अनाउंस कर देंगे। तो इसके अलावा तो उनका कोई बहुत महत्वपूर्ण रोल है नहीं। अब पॉलिटिकल पार्टीज यदि ये तय करेंगी तो, लेकिन अपने गले में घंटी कौन बांधेगा? आप चाहते हैं कि वो फ्री बीज को बंद भी कर दें, फिर चुनाव हार जाएं, और एक जना बंद कर देगा, एक पार्टी बंद कर देगा, दूसरी पार्टी कर देगी, तो फिर क्या होगा? लड़ाई। और वोटर को भी समझ में आ रहा है कि क्या खटाखट 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 टन से उनकी जेब में बचता है। जिसने डाला वो सिक्का वजन डालता है। लेकिन विजय जी, आप ये भूल रहे हैं कि ये खटाखट वाली जो मशीन है, जो राहुल ने उस टाइम पे कहा, उसके बाद जब लाइन में लगे लोग चुनाव के बाद, वो उनको निराशा मिली और कुछ मिला नहीं। और मुझे लगता है नहीं, वो तो दूसरा पार्टीज का प्रोपेगेंडा था। कांग्रेस ने कहा था कि सरकार बनेगी तो करेंगे, सरकार तो बनी नहीं थी, तो वो तो एक प्रोपेगेंडा दूसरे तरीके से चलाया नहीं। अगर बाकी उनकी कांग्रेस की ही स्टेट्स में भी आप जाके देखें, और अब तो ये फ्रीबीज वाला जो एक मंत्र बन चुका है वो हर पार्टी कर रही है, हर स्टेट में हो रहा है। और इसलिए भी मैं कहती हूं कि वोटर जो है अब ज्यादा जागरूक हुआ है, क्योंकि वो इन चीजों से फिसलने वाला नहीं है, इन चीज़ों से कोई ज़्यादा इम्प्रेशन बनने वाला नहीं है। बेशक वो पैसा भी लेंगे, वो जो जितने फ्रीबीज मिल रहे हैं अभी की डेट में, आज से ही लागू हो गए, अगर ये सारी जो सरकार बोल रही है, वो पैसा भी लेंगे और वोट जो है अपने सोच समझ के, खुद का जो वातावरण है, जो उनकी ज़रूरत है, उस हिसाब से डालेंगे। मुझे नहीं लगता है कि वोटर इस झांसे में बार बार फंसने वाला है कि भाई हम आपको साइकिल देंगे, हम आपको लखपति दीदी होगी, करोड़पति दीदी होगी। मुझे नहीं लग रहा है कि वोटर इतना अभी पिछड़ा हुआ है, मानसिकता उसकी इतनी पिछड़ी हुई कि उसको ये नहीं समझ आ रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज और जो जितने भी ये राजनेता है, ये खासकर एक चुनावी एक स्ट्रैटेजी है, टैक्टिक्स है। उनको भी मालूम है, वोटर को भी मालूम है कि जैसे ही सत्ता में आएंगे उसके बाद वही कहानी दोबारा होगी, ना एमएलए दिखाई देगा, ना ही कोई और दिखाई देगा। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तो हमने शरद देखा पवार ना। जी ने तो अभी कहा है, आज ही कहा है कि ये जो महाराष्ट्र सरकार की लाडली बहन योजना है, उसका असर वहां पर दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब राजनेता एक बड़ा, आरती जी जो बात करी ना, वो एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो इन फ्री बीज योजनाओं के उसमें भी आता है, भुलावे में भी आता है और उसका फायदा भी उठाता है। लेकिन एक ऐसा ग्रुप भी तैयार हो रहा है जो इन सबसे दूर है। लेकिन क्या वो इन चुनाव नतीजों को बदल सकता है? ये महत्वपूर्ण होगा ना।
डायरेक्ट इम्पैक्ट तो अभी जैसा विजय जी ने कहा कि जैसे ही मोबाइल में मैसेज बजता है खटाखट खटाखट वाला, वैसे ही जो वोटर्स हैं उनके जहन में अपनी छाप छोड़ने में शायद ये नेता कुछ क्षणिक भर के लिए कामयाब रह पाते हैं और वोटों में तब्दील कर पाते हैं। लेकिन इसी कार्यक्रम के दौरान समीर जी जो बोल रहे थे अमित शाह, वो एक तरफ उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व को ललकार रहे थे, उनसे पूछ रहे थे अपना स्टैंड बताइए, आप कहां बैठे हैं, ये आपकी इच्छा हो सकती है, लेकिन 370 राम मंदिर का विरोध करने वालों के साथ आप जाकर बैठ गए। दूसरा ये, बेशक आप कहिए कि संविधान वाला जो नैरेटिव है राहुल गांधी का, वो धीरे धीरे करके उसका मैजिक खत्म हो रहा है, लेकिन अगर मैजिक इतना ही खत्म हो रहा होता तो गाये बगाए बीजेपी के नेता उस पर बयान ना देते। आप अभी भी बार बार कह रहे हैं कि खाली कॉपी लहराते हैं, संविधान का अपमान करते हैं, यानी संविधान वाला मुद्दा जो पकड़कर चले हैं राहुल, उसकी भी टेस्ट या उसकी भी परीक्षण इसमें होना है इस चुनावों में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र आया है उसमें इस बात का जिक्र भी है, SC ST और OBC जो कम्युनिटी है उसको 15 लाख रुपए का बिना गारंटी का बिना ब्याज का लोन महाराष्ट्र सरकार देगी। ये ST ST और OBC की एक बड़ी घोषणा उन्होंने की है। इसके अलावा ST ST और OBC कम्युनिटी के लिए बच्चों को ट्यूशन फीस और जो जितने एग्जाम देंगे उसकी जो भी चार्जेस होंगे वो महाराष्ट्र की सरकार देगी। उनको सरकारी नौकरी के लिए जो क्लासेस लगानी होंगी उसका सरकार खर्चा उठाएगी। तो सरकार को अब महायुति को, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र आया है उसमें इस बात का जिक्र दोनों तरफ से किया गया है कि जो उनका वोट 2024 के लोकसभा चुनाव में चला गया था, OBC का वोट चला गया था, उस वोट बैंक को लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छी कोशिश की। अगर आप पूरा घोषणा पत्र, अगर भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र के 25 पॉइंट देखेंगे तो ठीक है कि 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने बात की घोषणा की कि भाई पैसे बढ़ा देंगे, फ्री बीज में कहा जा सकता है। लेकिन 17 से 18 पॉइंट ऐसे भी है जो विकसित भारत, जो 2047 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है, और मेक इन महाराष्ट्र और विकसित महाराष्ट्र की जो घोषणा के अंदर नजर आ रही है। 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, बड़े उद्योग महाराष्ट्र के अंदर लेकर आना, हालांकि कुछ उद्योग चले गए थे उसकी तरफ उन्होंने इशारा करा है, और मेक इन महाराष्ट्र के अंदर युवाओं को प्रोत्साहन देना, उनको ट्रेनिंग देना, उनकी नौकरी सुरक्षित करने की कोशिश की गई है। तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ फ्री बीज की एक घोषणा उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर एक विकसित महाराष्ट्र 2029 तक हम कैसा बना सकते हैं, और 2047 में जो प्रधानमंत्री मोदी का विकसित भारत का सपना है उसमें महाराष्ट्र की सरकार क्या योगदान देगी, उसको लेकर भी उसने बहुत अच्छी घोषणाएं की है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी का जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो चला था आरक्षण को लेकर कि भाई ये सरकार आएगी तो अगर प्रधानमंत्री मोदी आएंगे तो आरक्षण हटा देंगे या संविधान में परिवर्तन कर देंगे, कुछ बड़े बदलाव कर देंगे, वो नैरेटिव मुझे लग रहा है जमीनी स्तर पर भी बहुत ज्यादा नहीं चल रहा है। अब जनता को ये लग रहा है कि जो उस बार चल गया उस बहकाव में आ गए थे, अब जनता उस बहकाव के अंदर नहीं है। हालांकि राहुल गांधी उसी का जिक्र कर रहे हैं। जब राहुल गांधी अभी गए थे नागपुर में अपनी पहली रैली में तो उन्होंने उसी बात का बार बार जिक्र किया था। प्रधानमंत्री मोदी इस बात के जनता को अवगत करा चुके हैं, अमित शाह इस बात को कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और संघ जमीनी स्तर पर इस बात का जिक्र कर रहा है कि यो जो कहा गया था वह पूरा बेबुनियाद था, निराधार था। ऐसी कोई केंद्र सरकार की योजना नहीं है। प्रदेश की सरकार आएगी तो सबका साथ सबका विकास करेगी, और मुझे लग रहा है कि जो 25 पॉइंट है वो बहुत अच्छा तरीके से घोषणा पत्र निकाला गया, संकल्प पत्र निकाला गया है, उसके पीछे काफी रिसर्च है। और अगर ये और आज देवेंद्र फडणवीस ने एक बात बोली जब वो भाषण दे रहे थे कि 2014 में जो हम संकल्प पत्र लेके आए थे और 2019 का जब हम विधानसभा चुनाव में गए थे तो मैंने उस समय बताया था कि हमने 2014 में जो घोषणाएं की थी संकल्प पत्र में, उसमें से कितनी घोषणाएं पूरी की, और 82% देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो घोषणा हम पूरी कर चुके थे 2019 के जब हम चुनाव में गए थे। तो आज देवेंद्र फडणवीस बात की घोषणा भी की है कि जो हम 25 संकल्प बता रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम ये कोशिश करेंगे कि 100% पूरा हो। अब ये कितना पूरा होता है पास आगे सरकार के बात मालूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो संकल्प पत्र है एक बहुत अच्छा संकल्प पत्र देवेंद्र फडणवीस की टीम लेकर आई है। ठीक है, अपने अपने संकल्प पत्र, तेरा वादा मेरा वादा वाली राजनीति आप महाराष्ट्र में देख सकते हैं। अब पूरी की पूरी जो सियासत है महाराष्ट्र की, एक तरफ इन वादों पर भी घूम रही है, एक दूसरे पर संविधान को खतरे में लाने का आरोप भी लगाया जा रहा है, बटेंगे तो कटेंगे भी कहा जा रहा है। इस पर एक बयान अब संजय राउत साहब का भी आ गया है। संजय राउत ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में चोरों की सरकार चल रही है और उनके सरदार दिल्ली में बैठे हैं। पहले महाराष्ट्र के चोरों को हटाएंगे, फिर दिल्ली वालों को हटाएंगे। एक है तो सेफ है, हम कहते हैं कि जब तक मोदी जी आते रहेंगे हम अनसेफ हैं। सुनिए जरा। महाराष्ट्र में एक चोरों की सरकार चल रही है और ये चोरों के सरदार दिल्ली में बैठे हैं, और ये महाराष्ट्र नामा का एक ही मकसद है, सबसे पहले महाराष्ट्र के चोरों को यहां से हटाओ, बाद में दिल्ली के चोरों को हटाओ, भगाओ।
और महाराष्ट्र एक स्वाभिमानी राष्ट्र हमेशा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ महाराष्ट्र का नाम जुड़ा है, तो महाराष्ट्र कभी किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता, ना गुलामी करेगा। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी आजकल डेरा डालकर महाराष्ट्र में ही बैठे हैं। दिल्ली में कब जाते हैं पता नहीं आजकल ये लोग। और नया नारा दिया है, एक है तो सेफ है। तो हमने कल कहा है, मोदी जी जब तक आप महाराष्ट्र में आते रहेंगे हम अनसेफ रहेंगे, आप मत यहाँ आइए।